खानवा का युद्ध इतिहास की किताबों में इसे उस लड़ाई के तौर पर जाना जाता है जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि इतिहास का ये मशहूर नतीजा दरअसल एक पल के दुर्भाग्य का खेल था? क्या हो अगर असल में जीत किसी और की होने वाली थी? तो चलिए इसी बात को थोड़ा और समझते हैं। इतिहास हमें बताता है बाबर जीता, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि युद्ध के पहले ही दौर में राणा सांगा ने बाबर को लगभग हरा ही दिया था। बस यही एक सवाल है जो सब कुछ बदल देता है, और आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे बस एक तीर इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए मोड़ सकता है। तो इस लड़ाई को और इसके अंजाम को समझने के लिए हमें पहले उन दो लोगों को समझना होगा जो खानवा के मैदान में आमने सामने थे। एक तरफ एक योद्धा था जो अपनी मिट्टी के लिए लड़ रहा था, और दूसरी तरफ एक आक्रांता जो एक नया साम्राज्य खड़ा करना चाहता था। ये हैं महाराणा सांगा। ये सिर्फ एक राजा की तस्वीर नहीं है, ये एक ऐसे योद्धा की तस्वीर है जिसके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव थे, जिसकी एक आंख जा चुकी थी, एक हाथ काम नहीं करता था। सोचिए, वो सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो राजपूत प्रतिरोध की जीती जागती मिसाल थे। और दूसरी तरफ था बाबर। वो कोई देश बनाने नहीं आया था, वो तो एक ऐसा हमलावर था जो अपने खोए हुए साम्राज्य की वजह से हताश था और एक नई सल्तनत बनाने की जिद में था। उसका मकसद भारत का विकास नहीं बल्कि दिल्ली पर कब्जा करना था। तो चलिए सीधा चलते हैं 16 मार्च 1527 के उस मैदान में और देखते हैं कि ये ऐतिहासिक लड़ाई कैसे लड़ी गई और कैसे एक जीती हुई बाजी हाथ से निकल गई। अगर सिर्फ गिनती देखें तो राणा सांगा का पलड़ा बहुत भारी था। वो राजपूतों, अफगानों और स्थानीय राजाओं की एक बहुत बड़ी सेना को लीड कर रहे थे, मतलब कई राज्यों की एक मिली-जुली महासेना। वहीं बाबर की सेना छोटी थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो नई थी, तोपखाना। और मैदान में उतरते ही ये फर्क साफ दिखने लगा। राजपूतों का हमला इतना जोरदार था कि उन्होंने बाबर की सेना की पहली लाइन को चीर कर रख दिया। बाबर की सेना में भगदड़ मच गई, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में मानी है। उसने लिखा है कि उसकी सेना पर डर और खौफ इस कदर हावी हो गया था कि वो बिखरने की कगार पर पहुंच गई थी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उसे अपने सिपाहियों को भागने से रोकने के लिए धर्म का सहारा लेना पड़ा। उसने शराब के प्याले तोड़ दिए और जिहाद का नारा देकर लड़ने की कस्में खाईं। तो सवाल यही उठता है, यही इस लड़ाई का और शायद भारत के इतिहास का भी सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जब सब कुछ राणा सांगा के हक में था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतिहास ही पलट गया? और यहीं इतिहास ने एक बहुत ही क्रूर मोड़ लिया। जीत बाबर की रणनीति से नहीं, बल्कि किस्मत के एक झटके से तय हुई। लड़ाई के बीच में एक तीर राणा सांगा को लगा और वो बुरी तरह घायल हो गए। जैसे ही उन्हें मैदान से हटाया गया, राजपूत सेना का नेतृत्व और हौसला दोनों ही बिखर गए। तो अब चलिए जरा कल्पना की दुनिया में चलते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां वो एक तीर अपने निशाने से चूक गया होता। सोचिए, अगर उस दिन राणा सांगा जीत जाते तो क्या होता? राणा सांगा की जीत सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं होती, ये इस देश की तकदीर को पूरी तरह से बदल देती। सबसे पहली बात, भारत में शायद कभी मुगल साम्राज्य की नींव ही नहीं पड़ती। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये नाम शायद इतिहास की किताबों में होते ही नहीं। और शायद इसका सबसे बड़ा, सबसे गहरा असर होता कि एक मजबूत और एकजुट भारतीय ताकत औपनिवेशिक शासन को रोक सकती थी। राणा सांगा के नेतृत्व में एक भारतीय महासंघ किसी भी विदेशी ताकत को, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, यहां पैर जमाने का मौका ही नहीं देता। जिन छोटी छोटी दरारों का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, वो दरारें शायद होती ही नहीं। एक ताकतवर साम्राज्य के सामने उनकी ये चाल पूरी तरह से नाकाम हो जाती। तो चलिए अब कल्पना से वापस हकीकत पर आते हैं और समझते हैं कि जो नतीजा निकला वो किसी नाकामी की वजह से नहीं, बल्कि हालात की वजह से था। राणा सांगा की हार असल में हालात की एक त्रासदी थी, मतलब सबसे गलत वक्त पर किस्मत का साथ छोड़ देना। ये उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनका दुर्भाग्य था। राणा सांगा की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि इतिहास कितना नाजुक होता है, और जिस दुनिया को आज हम जानते हैं वो अक्सर एक ही फैसले वाले पल पर टिकी होती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जो हुआ वो तो हम जानते हैं,
लेकिन जो हो सकता था वो कितना अलग और शायद कितना बेहतर होता।